गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अब तक पॉलिटिकल के 2 चैप्टर कर लिए। तीसरे के भी ब भाग का पहला चैप्टर था ब भाग का भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, आज हम करेंगे पहली विशेषता। हमने पढ़ ली थी विसंपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, मतलब किसी का खुद का स्टैंडर्ड है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है और न ही हस्तक्षेप किसी में करेंगे। दूसरा था विश्व का सबसे विशाल संविधान। ठीक है, विश्व का विशाल संविधान मतलब कि लिखित विशाल संविधान था ये विश्व का। ये मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे कुछ 128 अनुच्छेद, कुछ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया 395 अनुच्छेद थे। इसमें 22 भाग थे, 12 अनुसूचियाँ थी, 5 परिशिष्ट थे। मतलब लगभग अब तक 101 संविधान संशोधन भी हो चुके हैं, इसलिए ये विशाल है। लिखित व निर्मित संविधान, चौथी विशेषता थी इसकी लिखित व निर्मित संविधान। मतलब ये एक दस्तावेज, एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है, लिखा हुआ है, जो हमें इसको देखते हुए आगे चलते हुए भविष्य में जो भी कार्य करने हैं वो इसके हिसाब से करने हैं। और इसको लिखने में आपको पता ही है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, वो बताया था मैंने आपको। फिर इसके बाद आता है इसकी संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब हमारी संसद में कैसे होगा, क्या राष्ट्रपति का पद होगा, संसद में 2 होगी, लोकसभा होगा, दूसरा राज्यसभा होगा। ठीक है, एक राष्ट्रपति पद होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति पद जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री के पास जैसे वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम, ये तो 5 पिछले दिन वाले थे। अब है मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में मूल अधिकार भी हैं, मतलब कहाँ पे वर्णित है मूल अधिकार? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में 7 मूल अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 ही थे। कौन कौन से थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब टोटल कितने रह गए? मूल अधिकार 6 ही रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, अब टोटल कितने हैं? 6 ही हैं। इन अधिकारों का अब हमें कोई अधिकार नहीं मिलता, या हमें स्वतंत्रता नहीं है, समानता, ये शोषण के कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम किसी भी न्यायालय में जाके शरण ले सकते हैं। और फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य थे ना, मौलिक अधिकार। छठी विशेषता है संविधान की मौलिक अधिकार और मौलिक या मूल कर्तव्य। 6 तो हो गए मौलिक अधिकार, अब मूल कर्तव्य कितने हैं? 10 मूल कर्तव्य हैं। इसमें वो जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य था, जो 6 से 14 वर्ष के बालक है उनकी आयु के बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर आता है 7वां पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिस संविधान की 7वीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? मतलब ऐसे तत्व जो लोक कल्याणकारी हैं, मतलब जिनके आधार पर भविष्य में सरकार अपने नियम कानून बनाती हुई चलती है। ठीक है, मतलब लोक कल्याणकारी है, भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ, मतलब आगे चलते रहने क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब ये भी नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं, हम कहते हैं ना ये चीज़ अच्छी है, ये बुरा है, ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए, या सार्वजनिक कोई भी संपत्ति है उसको संभाल के रखना चाहिए, किसी को क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। वो जब मजदूरी है उसको आयु उसकी के अनुसार, आर्थिक ज्ञान के अनुसार मतलब उसको मजदूरी मिल जाए, सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व में आ जाएंगे। अब 8वीं विशेषता है हमारी समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, समाजवादी मतलब भी सबको समाज में समानता मिले, समाज में सब समान हो, ये होता है समाजवादी। यह शब्द मूल संविधान में नहीं था, लेकिन यह भारत शब्द राजव्यवस्था को एक नई दिशा देने के, मतलब पहले मूल संविधान में नहीं था, ये शब्द बाद में मतलब संशोधन करके बाद में उसमें जोड़ा गया है। फिर आता है वयस्क। 9वीं विशेषता है हमारी वयस्क मताधिकार की।
इसकी मूल संविधान में अब इसकी आयु है 18 वर्ष है। वयस्क मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार, वयस्क होता है 18 साल की आयु पे एज पार कर चुका वो वयस्क हो चुका है, तो उसकी आयु कितनी होगी 21 वर्ष। अब 21 पहले मूल संविधान में थी 21 वर्ष की आयु पार कर चुका वो वोट डाल सकता है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। फिर आगे आता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष इसके अनुसार एक अनुच्छेद है 25 के अनुसार, मतलब धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह कोई भी धर्म को चुन सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है परमानेंटली उस पर कोई धर्म नहीं होता, कहीं भी अपना कोई भी धर्म अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाजों के अनुसार अपने कार्य वो कर सकता है। और वह इनका निराकरण कोई कुरीति है या मतलब किसी भी किसी और व्यक्ति के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं, तो कोई उसके मामले में हस्तक्षेप करेगा और न ही वो किसी के मामले में हस्तक्षेप करेगा। निरपेक्ष का मतलब यही है कि किसी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है। फिर आगे आता है अब आगे आता है फिर एक अगली विशेषता आती है 11 नंबर पॉइंट जैसे, फिर आती है इकहरी नागरिकता, ठीक है। इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता का मतलब ये है कि हम कहते हैं ना हम भारतीय हैं, अलग अलग हमारा भारत जो संविधान है इसके द्वारा संघात्मक शासन की, मतलब संघों का यूनियन है, इसके संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। सभी को सामान्यतः राज्य मतलब संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी का नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन मतलब भी प्रथम तो वो संघ का हो गया, दूसरा हो गया राज्य का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इकहरी ही नागरिकता है, मतलब सिर्फ हम इतना ही बताते हैं कि हम भारतीय हैं। संविधान स्थापना कर इकहरी नागरिकता को, इकहरी नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया गया है। फिर आता है लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। हमारे मतलब भारतीय संविधान में ऐसा है कि हमारा जो राज्य है लोक कल्याणकारी, मतलब हर एक का ही कल्याण हो, सभी विकसित विकास करें, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी में या पौष्टिक भोजन मिले, सबको आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है वो सभी को वो सुविधाएं प्राप्त हो। और जो केंद्र व सरकार राज्य सरकारें हैं इनको दिए गए संविधान में जो भी दिए गए लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। धन्यवाद।